हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं। अगर हम अप्रैल के बिगनिंग से अभी तक का डेटा देखें तो कैश में वो $4 बिलियन की सेलिंग कर चुके हैं, करीब करीब 30,000 करोड़। तो क्यों वो इतनी सेलिंग कर रहे हैं? उन्हें ऐसा क्या पता है जो हमें नहीं पता है? क्या वो वापस आएंगे? इन सभी बारे में हम बात करेंगे वीडियो में। साथ ही इलेक्शन का जो फीवर धीरे धीरे बढ़ रहा है और मार्केट क्या इंडिकेशन दे रहा है कि क्या उतार चढ़ाव मार्केट में हो सकता है इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले एफआईआई की पोजीशंस देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके की पोजीशंस कैश में और डेरिवेटिव मार्केट्स में बनाई रखी है। तो आइए सबसे पहले कैश की पोजीशन देखें और ये आप मई का डेटा देख रहे हैं। तो 2 मई को वो लॉन्ग थे और उसके बाद देखिए किस तरीके से वो सेलिंग कर रहे हैं और 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार करोड़ की डेली की सेलिंग कर रहे हैं और नॉन स्टॉप सेलिंग कर रहे हैं। आज का डेटा अभी आया नहीं है तो हम अभी नहीं कह सकते कि एफआईआईज आज लॉन्ग है या शॉर्ट है, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में वो क्या कर रहे हैं आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आइए फ्यूचर्स में देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं और इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआईज क्या कर रहे हैं और रिटेल क्या कर रहे हैं, आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है ये रिटेल की पोजीशन है और ये जो रेड लाइन है ये एफआईआईज की पोजीशंस हैं। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि अप्रैल के शुरुआत में वो थोड़े बहुत लॉन्ग थे, लेकिन उसके बाद वो नेट शॉर्ट अपनी पोजीशंस बनाए हुए हैं। यहाँ पे थोड़ी रिकवरी होती हुई दिखी, लेकिन अब देखिए अब और भी ज़्यादा उन्होंने शॉर्ट्स क्रिएट कर दिए हैं। और अगर आप रिटेल की पोजीशंस देखेंगे तो वो एक तरीके से मिरर इमेज है और जैसे जैसे ये शॉर्ट कर रहे हैं तो उन फ्यूचर्स को खरीद कौन रहा है? वो रिटेल वाले खरीद रहे हैं। तो रिटेल को कोई डर नहीं है, वो लगातार अपनी पोजीशंस को बना रहा है और एफआईआईज जो है लगातार शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 12 साल में वो सबसे बड़ी शॉर्ट पोजीशंस मार्केट में उन्होंने बना रखी है। अब ये पोजीशंस जो है ये हेज भी हो सकती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट में बड़ी उतार चढ़ाव हो सकता है इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद। तो हो सकता है उन्होंने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए इन शॉर्ट पोजीशंस को बनाया हो। लेकिन ये हमें इससे पता चलेगा कि वो जो बाकी के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कॉल या पुट, उसमें उन्होंने किस तरीके की पोजीशंस बनाई है, तो हमें अंदाज़ा लगेगा कि वो लॉन्ग की तरफ बेट कर रहे हैं या शॉर्ट की तरफ बेट कर रहे हैं। तो आइए हम ज़रा उनकी एक टोटल पोजीशंस की एनालिसिस करते हैं, यानी कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में उनको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये फ्यूचर है और ये जो ऑरेंज लाइन है ये कॉल है और ये जो ग्रे लाइन है ये पुट है। तो फ्यूचर्स का हमने देखा, फ्यूचर्स में वो नेट शॉर्ट है, मतलब उनका सेंटिमेंट पूरी तरीके से बेरिश है। और अगर हम कॉल का देखें तो कॉल में वो यहाँ पर नेट लॉन्ग थे, लेकिन अप्रैल के महीने के बाद अगर हम देखें तो वो अब मोटा मोटा अब कॉल की पोजीशंस उन्होंने काट दी है और यहाँ पर थोड़ी बहुत वो शॉर्ट साइड पर भी आ गए। अभी भी उन्होंने बहुत थोड़ी कॉल की लॉन्ग पोजीशंस बनाई हुई है। तो ओवरऑल कॉल का डेटा देख के भी नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। इनफैक्ट यहाँ पर उन्होंने अपनी कॉल की पोजीशंस को काफ़ी ज़्यादा कट किया है। अगर हम पुट का पोजीशन देखें तो पुट हम दोस्तों जानते हैं कि वो नेट लॉन्ग है पुट्स में और पुट एक बेरिश पोजीशन होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि उन्होंने काफ़ी सारा पुट्स यहाँ पर पोजीशन बनाई हुई थी, लेकिन वो अब उन्होंने थोड़ी बहुत पुट्स को डिक्लाइन किया, लेकिन ओवरऑल उन्होंने काफ़ी सारी पुट्स की पोजीशन बनाई हुई है। तो फ्यूचर्स को भी पोर्टफोलियो हेज करने के लिए यूज़ किया जाता है और पुट्स को भी पोजीशंस को हेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हम उनकी पोजीशंस की अगर उसकी समराइज करें तो क्या निकलता है? तो कैश में वो बेरिश हैं, पुट में वो बेरिश हैं, कॉल में वो न्यूट्रल है और फ्यूचर में ऑफ कोर्स वो बेरिश है। तो 4 में से 3 इंस्ट्रूमेंट्स में वो बेरिश हैं, एक में वो न्यूट्रल हैं। तो ओवरऑल उनका व्यू काफ़ी जो है पेसिमिस्टिक लगता है और काफ़ी ज़्यादा बेरिश लगता है।
तो एफआईआईज क्यों सेल कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, पहला जो बड़ी वजह जिसकी वजह से वो सेलर बने हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मॉरिशस के साथ जो DTAA का एग्रीमेंट है उसमें बदलाव किया है मॉरिशस गवर्नमेंट ने किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो किसका पैसा है उसके ज़्यादा फाइनल डिटेल्स वो दें। और इससे थोड़ा उनको एक परेशानी हुई है, और क्योंकि कई दफ़े वो ये डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते कि किसका पैसा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो काफ़ी सारा सेलिंग कर रहे हैं। और हमने देखा कि उस ट्रीटमेंट जब वो ट्रीटी में चेंज किया गया उसके बाद से ही उसमें सेलिंग हो रही है। तो मॉरिशस का जो ट्रीटी में चेंज है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीजन्स कि वो नेट सेलर बने हैं। लेकिन उसके अलावा और क्या रीज़न है? तो इलेक्शन में जो हो रहा है उसकी वजह से भी बताया जा रहा है कि एफआईआई सेलर बने। तो इलेक्शंस की वजह से उन्हें क्या प्रॉब्लम है? पहला, आप देखिए जो लो टर्नआउट हुआ है उससे जो एफआईआईज हैं वो पजल्ड हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या ये किसी बड़े चेंज की तरफ इंडिकेट कर रहा है? तो एक मैंने आपके साथ एक एनालिसिस शेयर की है, ये मेरी खुद की नहीं है, ये बिजनेस टुडे ग्रुप की एनालिसिस है। इसमें उन्होंने एक एनालिसिस करने की कोशिश की है कि जब वोटर टर्नआउट जब ऊपर जाता है और नीचे जाता है तो उसमें क्या निकलता है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ कंक्लूजन एज सच नहीं निकल रहा है, सिर्फ ये निकल रहा है कि किसी तरीके की कोई बड़ी वेव इस वक्त मार्केट में नहीं है। तो एफआईआईज को थोड़ा अनसर्टेन लग रहा है कि जिस तरीके का माहौल बना था जनवरी फरवरी में, तो ये उसके बिल्कुल उलट हो रहा है और उन्हें शायद ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई बड़ी उठापटक ना हो। ये एक रीज़न बताया जा रहा है जिसकी वजह से वो सेलर बने। दूसरा रीज़न ये है, नोमुरा का कहना है कि जिस तरीके से नैरेटिव में बदलाव हुआ है, डेवलपमेंट और बड़े इश्यूज़ पे बात ना हो के रिलीजियस इश्यूज़, और ये जैसा कि हम देख रहे हैं मटन मछली और इन सारी चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। तो नोमुरा ने कहा है कि इससे भी जो थोड़ा एफआईआईज हैं वो दुखी हैं कि किस तरीके का नैरेटिव सेट हो रहा है, कहीं इलेक्शंस के बाद भी यही चीज़ कंटिन्यू ना हो। तीसरा जो कारण ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि एफआईआईज ने प्राइवेट एग्जिट पोल्स कराए हैं। दोस्तों, जो एजेंसीज एग्जिट पोल ओपिनियन पोल्स करती हैं उन्हें आप पैसा देकर किसी भी तरीके की पोलिंग करा सकते हैं। अब एफआईआईज का बहुत सारा पैसा लगता है तो वो जो बहुत फूक कर अपना कदम उठाते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने प्राइवेटली एग्जिट पोल्स कराए हैं और उनके रिजल्ट्स के बेसिस पर वो एक्शन ले रहे हैं। अब उन पोल्स में क्या निकला है मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो निकला है। साथ ही दोस्तों, मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर कर देता हूँ कि ये जो बड़े एफआईआईज हैं दुनिया में 30-40 एफआईआईज हैं जिनका मेजर पैसा वर्ल्ड मार्केट्स में लगता है, उनको दुनिया भर की खबर होती है और कई दफ़े उनके लिंक्स जो हैं उनकी जो कंट्री होती है उनके गवर्नमेंट्स के साथ भी होते हैं। तो ये भी बड़ा एक प्रश्न है कि क्या उनकी गवर्नमेंट से किसी तरीके का उनको इनपुट मिला है। एक और बड़ा रीज़न हो सकता है एफआईआई के सेलिंग का कि वो पहले जो सेल चाइना बाय इंडिया कर रहे थे अब उन्होंने रिवर्स कर दिया है, यानी कि सेल इंडिया एंड बाय चाइना। दोस्तों, हर एफआईआई के पास एक इमर्जिंग मार्केट फंड्स होता है, वो पैसा इमर्जिंग मार्केट में ही जाना है और चाइना, इंडिया, ब्राज़ील ये सारे इमर्जिंग मार्केट्स में ही हैं। तो अगर हम एक कंपैरिजन करके देखें, एक महीने की मैं बात कर रहा हूं जब से एफआईआई सेलर बने हैं, तो यहाँ पर क्या निकल कर आता है। अगर आप देखिए इंडिया में करीब 2% अप है, वो भी आज के मूव को इग्नोर करेंगे तो वो नेगेटिव रिटर्न में आ जाता है। लेकिन इसी दौरान हैंगसेंग में देखिए 19% मार्केट अप है एक महीने में। तो डेफिनेटली इंडिया का पैसा निकल कर चाइना गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर हम चाइनीज़ इंडेक्स की बात करें तो हांगकांग का इंडेक्स है और हांगकांग चाइनीज़ कंट्रोल्ड है लेकिन पूरी तरीके से चाइना नहीं। अगर हम शंघाई इंडेक्स की बात करें जो चाइना का इंडेक्स है, वहाँ पर भी इंडिया के बराबर रिटर्न है 1 और 2%, क्योंकि चाइना में कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन उनकी जो बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, वो हांगकांग में लिस्टेड हैं, हैंगसेंग की पार्ट हैं। तो वहाँ पर मेजर एक्शन आप देख सकते हैं 19%। अगर आप ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे तो शायद निफ्टी का रिटर्न हैंगसेंग से ज़्यादा होगा, लेकिन पिछले एक महीने में वहाँ पर इतनी तेज़ी देखने को मिली है तो डेफिनेटली इंडिया का पैसा वहाँ गया है। वहीं अगर हम
FTSE की बात करें यूके का इंडेक्स तो वहाँ पर भी 8% अप है और डाउ भी 6% करीब करीब अप है। तो यहाँ पर आप देखिए इंडिया जो कि आउट परफॉर्म कर रहा था, उसे हम इंडिया वर्ल्ड के बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स को कहते थे, वहाँ पर अब हमें प्रेशर दिखता हुआ दिख रहा है। एक और रीज़न जिसकी वजह से भी लगता है मार्केट इम्पैक्टेड हो रहा है, और वो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कुछ दिनों पहले एक ट्वीट आया था CNBC TV 18 से कि किसी तरीके के बड़े टैक्स के बदलाव किए जा सकते हैं इलेक्शन के बाद, खास करके उनका इशारा था कैपिटल गेन टैक्सेस की तरफ। और इसके बाद उस दिन अचानक से ये न्यूज़ आने के बाद मार्केट गिरा, और इतना गिरा कि फाइनेंस मिनिस्टर को भी ट्वीट करके कहना पड़ा, इसका खंडन करना पड़ा और कहना पड़ा कि आपको हमसे कंफर्म करके ये छापना चाहिए था, और उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी प्रश्न उठाया था कि क्या ये उन्होंने हवा में ही ये न्यूज़ डाल दी या उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी। कल ही किसी सेमिनार में फाइनेंस मिनिस्टर से सेम क्वेश्चन पूछा गया कि आप ब्रोकर इतना टैक्सेस पे कर रहा है, ट्रेडर इतना टैक्सेस पे कर रहा है अपने ट्रेडिंग पे, इन्वेस्टमेंट में, और सरकार जो है ब्रोकर से ज़्यादा कमा रही है, तो उसका भी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी तरीके का खंडन नहीं किया। तो क्या मार्केट को ये एक तरीके का फेयर है कि अगर गवर्नमेंट रिपीट होती है तो बड़े टैक्सेस लगाए जाएंगे? क्या इस वजह से भी गिर सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी एक मुद्दा है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। अब आइए मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं कि इलेक्शंस के होने के बाद हमें क्या मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आइए आज की बात करते हैं। आज हमें करीब 3 बजे के बाद हमें एक बड़ा शार्प पुल बैक देखने को मिला और काफ़ी तेज़ी के साथ मार्केट ऊपर चला गया, और लोग पजल्ड हो गए कि क्या कोई खबर आई है, कुछ न्यूज़ आई है जिसकी वजह से इस तरीके का शार्प अप मूव देखने को मिला। तो ये एक तरीके की शॉर्ट कवरिंग की रैली थी। कल ही दोस्तों दुनिया भर के मार्केट्स में ये खबर फैली, अखबारों में छपी कि FIIs किस तरीके से शॉर्ट पोजीशंस बनाए हैं। ऑब्वियसली कोई भी रिटेल उस न्यूज़ को पढ़ेगा तो उससे इन्फ्लुएंस्ड होगा। तो आज के दिन काफ़ी सारी शॉर्ट पोजीशंस को क्रिएट किया लोगों ने किया, और मार्केट जब खुला तो ऊपर से नीचे भी आया, तो उन्हें लगा कि एक तरीके से अब बड़ी गिरावट को वो इनकैश कर सकते हैं, बड़ी पोजीशंस बनाई गई। लेकिन जैसा कि होता है, अगर हर कोई बेरिश बन जाएगा तो मार्केट नहीं गिरेगा, और वही हुआ। एक तरीके का ये शॉर्ट कवरिंग की रैली थी, शार्प रैली थी। और अगर हम देखें तो हमारे जो टूल हैं, निफ्टी की जो पोजिशनल टूल है हमारा इंडेक्स एल्गो, जो हमारे ऐप में अवेलेबल है, कॉल एंड पुट एनालाइजर, वहाँ पे अगर आप देखिए तो 15 मई को 9:55 पे ही बाय का सिग्नल आ गया था, यानी कि कल ही ये सिग्नल आ गया था कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, तो बाय कॉल दिया। लेकिन उसके बाद भी थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिली और फिर हमें आज रिकवरी देखने को मिली। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई न्यूज़ के बेसिस पर इस तरीके का शार्प अप मूव आया है, ये एक टेक्निकल बाउंस बैक है, और ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है कि अगले 1-2 दिन तक भी ये बाइंग चल सकती है, शॉर्ट कवरिंग चल सकती है, और मार्केट थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है। तो अगर हम जून एक्सपायरी की बात करें, यानी कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, तो इस वक्त हमें क्या देखने को मिल रहा है, किस तरीके की रेंज हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम रेंज की बात करें तो 20,600 से 24,200 ये रेंज पे हम अभी स्ट्रैटेजीज को बिल्ड कर सकते हैं। एज पर जो IV का डेटा है उसको अगर हम देखें तो उसके बेसिस पर ये रेंज निकल कर आ रही है। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते में रेंज हमने क्या डिस्कस किया था, तो 20,000 से 24,000, तो मोटा मोटा रेंज वही है। हमें इसी रेंज के बीच में अभी स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करना है। फिलहाल कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं है कि बहुत बड़ा उतार चढ़ाव मार्केट में हो रहा है, अभी भी हमारे हाथ में टाइम है। असली खेला जो है अगले हफ्ते, स्पेशली लास्ट वीक में, इस मंथ में हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल मार्केट कोई बड़े उठापटक की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा है, यही रेंज पर हमें काम करना है। अब आइए एक सिनेरियो देखते हैं, 20,000 और 24,000, अगर जून के महीने में इंडेक्स 20,000 जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है और 24,000 जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आइए हम उनके पुट्स की एक एनालिसिस करते हैं।
तो अगर हम 20,000 का पुट देखें तो आप देख सकते हैं 27 जून पुट, और यहाँ पर आप OI देखिए तो यहाँ पर आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1,24,000 के कॉन्ट्रैक्ट की है। 25% 25% IV पर यह कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है, और आज जो मार्केट राइज हुआ उसके बावजूद भी वो IVs फॉल नहीं हुए। जनरली जब भी स्ट्रॉन्ग रैली होती है, सडन रैली होती है, तो IVs ड्रॉप करती हैं, लेकिन वहाँ पर IVs ड्रॉप नहीं हुए। साथ ही जून की एक्सपायरी में अगर हम देखें तो IVs 20% पर ही ट्रेड हो रहे हैं, इसमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। वहीं अगर हम 24,000 का पुट देखें तो वहाँ पर जो वॉल्यूम है और जो OI है वो कुछ खास नहीं है, 21,651 है। तो काफ़ी सारे लोग जो ये बेट कर रहे हैं कि 20,000 से ऊपर ही मार्केट रहेगा, जो पुट सेलर्स हैं वो इस पर बेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर FIIs का डेटा हमने देखा और FIIs पुट्स में लॉन्ग है, यानी कि वो बेरिश हैं, और रिटेल उसके अगेंस्ट में है और वो पुट को सेल कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पुट बायर होने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? FIIs की ज़्यादा है। और पुट सेलर होने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? तो रिटेल या प्रो वालों की ज़्यादा है। तो अब देखना है कि यहाँ पर क्या होता है, लेकिन इसके OI को ट्रैक करिए। अगर OI इसी तरीके से बिल्ड होता रहता है और FIIs के पुट्स की पोजीशन बढ़ती हैं तो इसका मतलब है कि वो इस पुट्स को खरीद रहे हैं। तो अभी हमें थोड़ा पेशेंस रखना है। अभी आगे क्या होगा इलेक्शंस के बाद ये अभी हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कर सकते, और अगर हमें इस वक्त अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है तो थोड़ा हमें कॉशियसली करना है। बहुत सारा पैसा इस वक्त इलेक्शन रिजल्ट्स को ध्यान में देकर नहीं लगाना है। और अगर आप हमारे पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हम जल्दी ही लेकर आ रहे हैं, इस मंथ एंड तक लेकर आएंगे, और जब भी हम इसके बारे में डिसाइड करेंगे हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो एक बात तो तय है कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद क्या होने वाला है ये डेफिनेटली कुछ हैंडफुल लोगों को पता है, और उन्हें क्या पता है ये हमें नहीं पता है। तो आपको क्या लगता है किसे पता है? क्या रिटेल को पता है क्या होने वाला है? क्या FIIs को पता है क्या होने वाला है? क्या DIIs को पता है क्या होने वाला है? या फिर सट्टा बाजार को पता है कि क्या होने वाला है? ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।